हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ LLB थर्ड ईयर। सेम है हमारा फिफ्थ, एक्ट है हमारा CRPC और कोड नंबर है 5002 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 1। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं चीजों को। ये जो 5002 है ये कहीं पर 5001 भी लिखा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं CRPC। CRPC को पहले दंड प्रक्रिया संहिता, यहां पे लिखते हैं दंड प्रक्रिया संहिता, संहिता 1973 बोलते थे, जिसे हम शॉर्ट में CRPC कहते थे। ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो था हमारा पुराना वाला यानी ओल्ड वाला। अब समस्या थोड़ी यह उत्पन्न हो रही है स्टूडेंटों में कि सर हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो एक्ट है, वो न्यू लगेगा या पुराना लगेगा। तो एक बात मैं आपको बता दूं, पहले इसका नाम क्लियर कर देते हैं। तो अब जो एक्ट है, पहले था दंड प्रक्रिया संहिता, अब है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और ये है 2023 और ये है नया। समस्या ये थी कि सर हमारा सिलेबस पुराना रहेगा या सर नया आएगा, हमारा पेपर नए से आएगा या सर पुराने से आएगा। तो एक बात मैं आपको बता दूं, अब जो पेपर आएगा, पेपर का जो सिलेबस है, जो क्वेश्चंस यहां से लिए जाते थे पहले, वही क्वेश्चन यानी वही सेक्शन यहां पर भी है। ठीक है, लेकिन उनका क्या है, नाम बदल दिया है, यानी नाम यानी सेक्शन बदल दिए हैं। मतलब जो आधार यहां थे वही आधार यहां पर हैं, सिर्फ सेक्शन चेंज कर दिए हैं। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को अब BNSS कहते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इसे कहते हैं। अब बात आती है, मैं आज आपको एक क्वेश्चन कराने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 1। सिलेबस आपका पुराना ही है, जैसे पुराने पेपर आते थे उसी प्रकार से अब के भी पेपर आएगा। सिर्फ आपका क्या हुआ है, चेंज सेक्शन, आपकी जो धारा है वो चेंज हो गई हैं, BNSS में नई आ गई हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसके द्वारा हम समझेंगे तो आपको क्लियर चीजें हो जाएंगी। आज का जो क्वेश्चन है हमारा, भरण पोषण। ठीक है, किस किस के लिए होता है वो सारी चीजें हम आगे देखेंगे। तो पहले हम सिर्फ भरण पोषण को देखते हैं। यहां पे देखते हैं दोबारा से, भरण पोषण। देखो चीजों को ना थोड़ा सा आसानी से समझने के लिए ना थोड़ा हमें टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तो हल्का सा आप टाइम दोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। भरण पोषण, इसका हिंदू अधिनियम में भी इसका जिक्र है, और वहां पे ये धारा 21 के द्वारा लगाई जाती है भरण पोषण के लिए, वहां पर चर्चा की गई है, वहां पर भरण पोषण को बताया गया है। ठीक है, अब ये भरण पोषण कब कैसे क्यों लगता है वो सारी चीजें हैं, अलग हैं क्वेश्चन में, लेकिन हम बात कर रहे हैं अब समय सेक्शन की। तो क्वेश्चन नंबर हमारा बने भरण पोषण, और ये CRPC के सेक्शन 125 में आता था, आता था। ठीक है, लेकिन वर्तमान के BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यह सेक्शन 144 यानी 144 में है भरण पोषण। ठीक है, बस इतना सा अंतर है, इतना सा बदलाव है, और कोई नई चीज वहां पे ना जोड़ी गई है ना हटाई गई है। वो देखो, जोड़ना और हटाना डिपेंड करता है हमारे केस के ऊपर, बाद के ऊपर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा
हमारी विधि चाहे जो कहे, कुछ भी रूल बना दे, लेकिन अगर न्यायाधीश अपने विवेक के अनुसार पर कोई निर्णय देता है विधि से हटकर, तो वो भी क्या होगा, मान्य होगा। और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं 3rd सेमेस्टर में, कि अगर न्यायाधीश अपने विवेक के आधार पर भी विधि से हटते हुए अगर अपने विवेक के आधार पर कोई निर्णय दे रहा है तो वो भी सर्वमान्य सत्य होगा। ठीक है, तो यहां पर चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, केस के ऊपर, कि जैसा हमारा केस है उसके आधार पर ही चीजें निर्णय के ऊपर पहुंचती हैं, निर्णय पर पहुंचती हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। एलएलबी 3rd ईयर, सैम 5th, सीआरपीसी जिसे हम बीएनएसएस कहने लगे हैं, नया है, न्यू। ठीक है, कोड 5002 वही है पुराना वाला, या 501, ये कोड, सॉरी 502, सॉरी यहाँ पे 2 हो गया, 502 कोड वही है। क्वेश्चन नंबर 1, भरण पोषण। पहले सीआरपीसी की धारा 125 में भरण पोषण का वर्णन किया गया था, और थोड़ा सा भरण पोषण का वर्णन हिंदू अधिनियम में धारा 20 में किया गया है, और इसमें भी कुछ धाराएं हैं वहां पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अब जो नई धारा है हमारी बीएनएसएस के द्वारा भरण पोषण को सेक्शन 144 में रखा गया है, और जो चीजें हैं कुछ फेरबदल जो होते हैं वो किसके आधार पर होते हैं, वाद या केस के आधार पर। निर्णय अधिकतर विधि के आधार पर ही आता है, लेकिन कुछ चीजें या कुछ केस ऐसे होते हैं जहां निर्णय न्यायाधीश के विवेक के आधार पर भी आता है। यह बेसिक चीजें आपको मैंने क्लियर करा दी हैं, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण से संबंधित विधि के उपबंधों का उल्लेख कीजिए। कोई पत्नी अपने पति से भत्ता प्राप्त करने की हकदार कब नहीं होगी। देखो पहले यहां पर बोला है पत्नी, संतान यानी बच्चे, और माता पिता, ये 3 लोग ऐसे होते हैं जो भरण पोषण प्राप्त करने के हकदार होते हैं। विधि के उपबंधों के अनुसार उसका उल्लेख कीजिए। दूसरा, यहां पर बोला है पत्नी कब पति से भरण पोषण की हकदारनी नहीं होगी। यहां पर बोला है कि हकदार रहती है पत्नी, लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थितियां जब पत्नी अपने पति से भरण पोषण नहीं मांग सकती है, गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती है, उसका उल्लेख कीजिए। तो ये हम अपने उत्तर में देखेंगे, प्रश्न के उत्तर में। अब चलते हैं आगे। उत्तर है हमारा, आरंभ से ही प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य माना जाता है कि वह अपने वृद्ध माता पिता, पत्नी एवं अवयस्क बच्चों का भरण पोषण करे। देखो अवयस्क होते हैं जो 18 वर्ष से कम उम्र के होते हैं, ठीक है, उनको अवयस्क बोलते हैं। यह उसका व्यक्तिगत दायित्व है। तो यहां पर बताया गया है माता पिता, पत्नी और बच्चे जो अवयस्क हैं, जिनकी उम्र नाबालिग है, उनको भरण पोषण दिया जाएगा और कराया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। संहिता की धारा 125 से 128 तक में पत्नी, अवयस्क बच्चों एवं माता पिता के भरण पोषण के बारे में प्रावधान किया गया है। तो एक चीज आपको अभी क्या करनी है, हमने 125 कराया है, आपको क्या करना है, इसे 144 करना है। अब इसके सारे सेक्शन में आपको बता दूंगा धीरे धीरे। ठीक है, 125 की जगह आपको 144 भी 144 याद करना है। ठीक है, और देखो आप जिन बच्चों ने पीडीएफ लिए हैं, पीडीएफ के साथ साथ मैंने उनको एक 5-6 पेज का एक छोटा सा पीडीएफ दिया था, वहां पे लिखा था मैंने सीआरपीसी एंड एविडेंस न्यू एंड ओल्ड सेक्शन।
तो वहां पर मैंने सारी सेक्शनों का वर्णन किया है, कौन सी पुरानी है और कौन सी नहीं है। तो आप वहां पर जाकर देखिएगा और अपने उस पेज को लेकर बैठिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो जो सेक्शन हमारा 125 है उसकी जगह अब क्या लगेगा, 144। 125 की जगह 144। धारा 125 पत्नी, संतान एवं माता पिता के भरण पोषण के या का आदेश। तो किस में है, इन तीनों के भरण पोषण का जो आदेश है वो किस में है, 125। और जो अब वर्तमान का जो हमारा न्यू एक्ट है उसके अनुसार 144। दोनों ही कराता जा रहा हूं मैं आपको, और दोनों ही याद करने बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। ठीक है, दूसरा धारा 126 जो प्रक्रिया है, किस विधि के विरुद्ध धारा 125 के अधीन कार्रवाई कहां की जा सकती है। जब कोई व्यक्ति अपने भरण पोषण के कार्य को, अपने अधिकार का सही से पालन नहीं करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई किस धारा के अनुसार की जा सकती है। तो यहां पर पहले था सीआरपीसी की धारा 126, अब है सीआरपीसी की धारा 126 के बदले बीएनएस की धारा 145। ठीक है भाई, ये बीएनएसएस और ये है सीआरपीसी। ठीक है, तो अब 126 की जगह क्या लगेगा, 145। आगे चलते हैं, तो यहां पर क्या है, प्रक्रिया। धारा 127 भत्ते में परिवर्तन, धारा 127 भत्ते में परिवर्तन, और 127 के बदले अब क्या लगेगा, 146। किसके द्वारा, बीएनएसएस के द्वारा। आगे चलते हैं, फोर्थ नंबर का पॉइंट है धारा 28 128 भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन। प्रवर्तन माने होता है बदलना। ठीक है, बदलना। तो 128 की जगह पे क्या लगेगी, 128 प्रवर्तन 147 147। ठीक है, तो जैसे ही 125 126 127 128 ये एक क्रम से हैं, उसी प्रकार से 144 145 146 और 147 बीएनएसएस के द्वारा हैं। ठीक है, और इसके व्याख्या में, एक्सप्लेनेशन में कहीं भी अभी कोई इतना बदलाव नहीं है जो आपको ज्यादा परेशान करे, लेकिन और चीजें डिपेंड करती हैं आपके केस के ऊपर, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। अब हम आगे जब आपको पढ़ाएंगे, जहां पर 125 आए तो आपको 144 याद करना है, 126 की जगह 145, 127 की जगह 146 और 128 की जगह 147 याद करना है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर वहां पे न्यू आएगा या पुराना, तो वो अब एग्जामिनर आपको वहां पर बता देंगे, तो आप परेशान ना होना, क्योंकि मैं आपको दोनों ही चीजें कराता जा रहा हूं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इस अध्याय के अधीन वृद्ध माता पिता, पत्नी एवं अवयस्क बच्चों के भरण पोषण की व्यवस्था करने का मुख्य उद्देश्य है एक सामाजिक प्रयोजन को पूरा करना है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को दंडित करना कभी नहीं रहा है, और न ही यह, यहां पर लिखेंगे हम दंड की श्रेणी। ठीक है, जिनके पास नोट्स हैं, जिन्होंने परचेज किए हैं, मिस्टेकों को सही कर लेना। तो यहां पर है दंड, दंड की श्रेणी में आता है। तो यहां पर क्या बोला है, देखो, जो भरण पोषण का अधिकार है अपने बच्चों का करना, माता पिता का करना और अपनी पत्नी का करना, ठीक है, वो क्या है, एक सामाजिक अधिकार है, वो एक मानवता है। ठीक है, उसको करना सर्वोपरि है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नहीं करता है तो हम उसके खिलाफ केस डालते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहां पे उस व्यक्ति को सजा दिलाना चाहते हैं, नहीं, सिर्फ इसका उद्देश्य ये है कि वो हमें भरण पोषण भत्ता दे। ठीक है, तो यहां पर साफ साफ कहा गया है, इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को दंडित करना कभी नहीं रहा है। किसका, धारा 125 और बीएनएसएस के द्वारा 144 के द्वारा दंड का देना नहीं है, सिर्फ ये कहना है कि आप अपना
भत्ता दो अपने बच्चों को, माता पिता को या पत्नी को, ठीक है। और न ही यह दंड की श्रेणी में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ पाया होगा। भरण पोषण के संबंध में जहां सिविल न्यायालय द्वारा कोई डिक्री पारित की गई हो, वहां उसे प्राथमिकता दी जाएगी। डिक्री किसे कहते हैं? सीपीसी में कम से कम 6-7 बार क्वेश्चन में इसका जिक्र हुआ है और 6-7 क्वेश्चनों में इसका जिक्र हुआ है, ठीक है। तो डिक्री कोई निर्णय, अगर कोई सिविल न्यायालय की तरफ से कोई निर्णय आ जाता है तो वो क्या होता है? सर्वोपरि होता है और उसे प्राथमिकता दी जाती है, उसका माना जाता है। आगे चलते हैं। हिंदू दत्तक ग्रहण। दत्तक ग्रहण का मतलब होता है दत्तक ग्रहण यानी कि किसी को गोद लेना, ठीक है, गोद लेना। यहां पर देखते हैं, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 21 के अंतर्गत भी इसका उल्लेख किया गया है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हिंदू अधिनियम के द्वारा भी भरण पोषण में जिक्र किया गया है। धारा 20 में भरण पोषण का जिक्र है। आगे चलते हैं। और वो किसके द्वारा है? 20 के द्वारा। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 के द्वारा है। और ये तुम्हें हिंदू विधि में जाकर मिलेगा। जब आप हिंदू विधि, हिंदू लॉ पढ़ोगे, वहां पर आपको मिलेगा। कोई हिंदू अपने जीवन काल के अभ्यंतर अपने औरस या जारज बालकों और वृद्ध या दुर्बल जनकों का भरण पोषण करने के लिए बाध्य है। देखो, इस लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इसमें बहुत चीजें छुपी हुई हैं और सबका एक्सप्लेन मैं प्यार से करूंगा और आपको समझना है। कोई हिंदू अपने जीवन काल के अभ्यंतर अपने औरस या जारज बालकों, देखो पहले यहां तक समझते हैं। तो यहां पर क्या बोला है? कोई आदमी है, उसकी संतान है। संतान कैसी है? दो प्रकार की हैं, एक है औरस और एक है जारज। इसको समझते हैं। संतान है, कै हैं? दो हैं, एक है औरस और एक है जारज, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, औरत संतान वह होती है जो पति पत्नी के बीच विवाह होता है सभी रस्मों के द्वारा, और उसी पत्नी से बच्चा होता है जो उसकी पत्नी थी। यानी विवाह के बाद उसी पत्नी से बच्चा, पति पत्नी से बच्चा जो सही है। सही है मतलब जो नियमानुसार, कानून अनुसार, सामाजिक तथ्यों के अनुसार जो नियमांतर पति पत्नी है उनसे जो संतान उत्पन्न होती है वो क्या है? जारा संतान है। यानी इसको बोलते हैं जायज संतान। क्या बोलते हैं? जायज, वैध संतान, ठीक है, और औरस पुत्र। यानी उसी पत्नी से बच्चा हुआ है जिससे पति की शादी हुई है, ठीक है। यानी कि इसको हम एक दूसरा शब्द दे देंगे, शुद्ध, शुद्ध संतान। आगे चलते हैं। अब समझते हैं जारज। जारज कौन सी संतान होती है? शादी, देखो एक पति है और पत्नी है, इनकी शादी हुई आपस में, लेकिन पत्नी ने क्या करा? अपने पति के जीवन काल में किसी बच्चे को जन्म दे दिया, किसी अन्य पति के साथ रहते हुए। इस चीज को समझो थोड़ा डीपली। पहला, एक पत्नी किसी दूसरे पति से कैसे संबंध बना सकती है? दो तरीकों से बना सकती है। एक तो पति जीवित हो तब किसी दूसरे पति से संबंध बनाए और बच्चा हो उससे, या दूसरा कंडीशन क्या है? पति मर गया हो।
तब किसी उपपति से बच्चा पैदा करे। ठीक है, तो दो कंडीशन हो रही है यहां पे। पत्नी पति के जीवित रहते ही किसी उपपति से बच्चा पैदा कर रही है तो उसको बोलते हैं कुंड। ठीक है, पति मर गया हो और किसी उपपति से बच्चा पैदा कर रही है उसको बोलते हैं मोलक। ठीक है, पति जीवित था, उसके बाद उसने कोई दूसरा पति पकड़ा और उससे बच्चा हुआ, उसे कुंड बोलेंगे। पति मर गया था, उसने कोई दूसरा पति देखा और उससे बच्चा पैदा हुआ, मोलक। लेकिन इन उपपतियों से इसने शादी नहीं की है औरत ने, सिर्फ क्या हुआ है, गलत नाजायज संबंध बनाए और बच्चे को जन्म दिया। ठीक है, इस संतान को बोलेंगे जारज औलाद। क्या? जारज। और ऐसी औलाद को दोगली औलाद कहते हैं। कैसी औलाद? दोगली औलाद। अब समझते हैं आगे। इसी प्रकार से पति किसी अन्य औरत के साथ बच्चा पैदा करे अपनी पत्नी के अतिरिक्त, उसको भी कैसे बोलेंगे? जारज। जारज और जायज में बहुत अंतर है भाई, ध्यान रखना। जायज यानी सही और जारज यानी गलत। यहां पे यह है और यहां पे जय है, ऐसे समझो। ठीक है, ये सही है और ये गलत है, जारज। आगे चलते हैं। कोई हिंदू अपने जीवन काल के अवहत्तर अपने औरस या जारज बालक को और वृद्ध या दुर्बल जनकों का भरण पोषण करने के लिए बाध्य है, चाहे बच्चे जायज हों या नाजायज हों, दोगले हों, औरस हों, कैसे भी हों, उनका भरण पोषण करने का अधिकार पिता को होता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। मुस्लिम विधि के अंतर्गत भी कुछ अपवादों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति पर अपने वृद्ध माता पिता के भरण पोषण कर्तव्य आरोपित किया गया है। ठीक यही व्यवस्था दंड प्रक्रिया संहिता में की गई है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? यही व्यवस्था भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम में की गई है। अधिनियम की जगह आप संहिता लिख देना, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक छोटा सा मैसेज है आपको देना चाहता हूं। मैंने अभी हाल ही में व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया है। व्हाट्सएप पे मैंने एक ग्रुप बनाया है, रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से मैंने एक व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है। इसका क्या फायदा है? जैसे कोई नोटिफिकेशन होते हैं, नोटिफिकेशन या कोई अपडेट होती है, अब मैं उनको यूट्यूब पे तो बार बार डाल नहीं सकता हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ बताने के योग्य होती हैं, एक्सप्लेन करने के योग्य नहीं होती, तो वो व्हाट्सएप पे आसानी से नहीं डल पाती हैं। कुछ मैसेज होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं, या किसी को क्लास सेंड करनी होती है, या किसी एक स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन करा मेरे किसी पर्सनल पेज पर, अपने व्हाट्सएप पर्सनल पे, तो मैं उसका जवाब उस ग्रुप में दे दूंगा। या कोई नोटिफिकेशन है, अपडेट है, या कोई न्यूज़ है, या कोई पेपर सेंड करना है, तो उसके लिए क्या होगा, मैं एक एक ना करके, अब हम व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं तो सिर्फ एक बार में 5 ही क्लिक होते हैं। ठीक है, अब मुझे भेजना होता है सभी स्टूडेंट्स पे, तो वहां पर लगता है बहुत ज़्यादा टाइम। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उस अपडेट को, नोटिफिकेशन को एक साथ शेयर कर दूंगा। आप LLB से हो, LLM से हो, BA LLB से हो, या आप एडवोकेट हो, या आप किसी अन्य लॉ से रिलेटेड कोई भी तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपका संबंध किससे हो? लॉ से हो, आपके लिए वो नोटिफिकेशन
महत्वपूर्ण रहेगी, अपडेट महत्वपूर्ण रहेगी। आप ये ना सोचना कि हम फर्स्ट के हैं, सेकंड के हैं, थर्ड के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप LLB, LLM, BA LLB, एडवोकेट या आप कहीं भी लॉ से रिलेटेड कोई भी स्टडी कर रहे हो या कार्य कर रहे हो तो वहां पर आपको नॉलेज दी जाएगी। तो आप वहां पर जाकर कहां पर जाओगे, जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका नोटिफिकेशन वो लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को क्लिक करके वहां पर फॉलो कर लेना, ठीक है। और इससे आपके सभी समस्याओं के सॉल्यूशन होते रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा मेरे मन में या कोई स्टूडेंट पर्सनल पूछता है तो उसका जवाब मैं इसमें ही दे दूंगा, ठीक है। तो एक की जगह सबके पास वो मैसेज आया करेगा, तो सभी की समस्या सॉल्व होती रहेगी, ठीक है। अब एक एक करके किसी एक एक स्टूडेंट को बताता हूं तो टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद होता है, तो आप इसे जाके फॉलो करिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। वे व्यक्ति जो भरण पोषण प्राप्त करने के लिए अधिकृत हैं, धारा 125, 125 की जगह हमें क्या लगाना है भाई, 144, ठीक है। ये BNSS और ये CRPC, ठीक है। आगे चलते हैं। अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति भरण पोषण प्राप्त करने के लिए अधिकृत हैं। कौन कौन व्यक्ति भरण पोषण के लिए अधिकारी होता है? नंबर 1, पत्नी जो भरण पोषण करने में असमर्थ है। ऐसी पत्नी जो स्वयं अपना भरण पोषण करने में क्या है, असमर्थ है, ऐसी पत्नी भरण पोषण का दावा कर सकती है, मांग कर सकती है। आगे चलते हैं। अवयस्क संतान, चाहे वे औरस हो या जारज। दूसरा है अवयस्क संतान, चाहे वो औरस हो या जारज, संतान कैसी भी हो, चाहे वो गलती से हुई हो या अपनी ही निजी संतान हो, दोगली हो या कहीं भी किसी भी औरत से आपके द्वारा उत्पन्न हुई है लेकिन वो है आपकी संतान, तो आपको उसका भरण पोषण करना होगा, ठीक है। जारज अथवा विवाहित हो या अविवाहित, वो संतान आपकी शादीशुदा हो या बिना शादीशुदा हो और वो अपना भरण पोषण करने में क्या हो, असमर्थ हो। जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, भरण पोषण की हकदारी है, तो यहां पर बोला है संतान है, औरस हो, जारज हो, विवाहित हो या अविवाहित। ठीक है, आपको उसका भरण पोषण ही करना पड़ेगा। क्यों? कि वो आपकी संतान है लेकिन वो अपना भरण पोषण करने में क्या हो, असमर्थ हो। अगर कोई संतान, एक बात ध्यान रखना, अगर कोई संतान बालिग है, यानी नाबालिग नहीं है, बालिग हो गए हैं, लेकिन वो असमर्थ है अपना भरण पोषण करने में, तब भी पिता को उसका भरण पोषण करना होगा। आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय ने भी एक मामले में अभेद अवयस्क बच्चे को भरण पोषण प्राप्त करने का हकदार ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस बच्चे की क्या गलती है, गलती तो माता पिता की है। कौन से माता पिता की? जो नाजायज संतान पैदा करते हैं। एक माँ है, एक बाप है, इनकी एक संतान हुई है। ये माँ बाप किसके हैं? इस संतान के हैं। इसको क्या पता कि मेरे जो माँ और जो बाप का जो रिलेशन था वो एक नाजायज था। भाई इसे क्या पता बेचारे को, इसकी क्या गलती है? तो भाई ये तो हकदार है ना अपने पिता से अपना भरण पोषण करने के लिए, लेकिन ये जो नाजायज माँ थी ये अपना अधिकार नहीं मांग सकती अपने पति से, ठीक है, उसको आगे देखेंगे। लेकिन संतान मांगेगी, इसकी क्या गलती है? लेकिन आपने तो मुझे जन्म दिया है, आप मेरा भरण पोषण करो। जायज हूं नाजायज हूं वो दूसरी बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है चाहे अवयस्क हो या नाजायज हो, उसका भरण पोषण आपको करना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है विवाहित पुत्री। देखो यहां पर एक मिस्टेक हो गई है मेरे से, इसे देखना।
यहां पर जो विवाहित पुत्री से अन्यथा जो था, यहां से अन्यथा हमने काट दिया है, तो यहां पर हम सिर्फ लिखेंगे विवाहित पुत्री या ऐसी औरस या जारज संतान। औरस या जायज मैं आपको बता चुका हूं। औरस यानी वैध पुत्र और जारज नाजायज संतान। जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, यानी कि वो 18 वर्ष से ऊपर के हो गए हैं। पुत्री है, 18 वर्ष से ऊपर की हो गई है, बालिग हो गई है, लेकिन उसकी शादी हो गई है। औरस या जारज पुत्र हैं, बालिग हो गए हैं, नाबालिग की कैटेगरी से निकल गए हैं, लेकिन वह शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। तो ऐसी संतानों का भी पिता भरण पोषण देगा और करेगा। ठीक है। पुत्री का विवाह कर दिया। अब कहोगे कि विवाह के बाद तो पति का अधिकार होता है, ठीक है, खर्चा पानी करने का। अब किसी कारण से पति की मृत्यु हो जाए या कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जो पति उसका भरण पोषण करने में असमर्थ हो, तो ये जो लड़की है ये इस प्रकार की है, मानसिक या शारीरिक रूप से परेशान है या कोई अन्य कारण है, तो ये अपना भरण पोषण अपने बाप से जाकर मांगेगी। ठीक है। और जारज हो या औरस हो, मानसिक और शारीरिक परेशानी है, तब भी अपने बाप से जाके वो भरण पोषण मांगेंगे। 4th नंबर पॉइंट, माता पिता जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। माता पिता में ऐसी मां भी आती है जो सौतेली हो। ठीक है। किसी ए ने 2 पत्नी करी, बी और सी, 2 पत्नियां हैं। ठीक है। ये पति है, बी से पुत्र पैदा हुआ है और सी से कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ये जो सी है, या तो अपने ही जीवन काल में ए से भरण पोषण मांगेगी, और इनका जो विवाह हुआ है वैध हुआ है और दोनों आपस में सहमत हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक साथ मिलकर रह लेंगे। और सी से कोई संतान नहीं है, पहले तो ये अपने पति से मांगेगी। अगर पति इस प्रकार से असमर्थ है कि वो उसका भरण पोषण नहीं कर सकता है, तो वो अपने सौतेले पुत्र से भरण पोषण मांगेगी। ठीक है। माता पिता तो मांगेंगे ही मांगेंगे, सौतेली मां भी उस पुत्र से भरण पोषण मांग सकती है जो दूसरी मां से उत्पन्न है। ठीक है। आगे चलते हैं। ऐसी अवयस्क विवाहित पुत्री जो अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने में असमर्थ हो, जैसा कि अभी मैंने बताया है, अगर कोई विवाहित पुत्री है जिसकी शादी कर दी और लेकिन उसके बावजूद उसका पति उसे भरण पोषण देने में असमर्थ है या करने में असमर्थ है, तब पिता का कर्तव्य होता है उसका भरण पोषण करे। पिता मना नहीं कर सकता है। आगे चलते हैं। तलाकशुदा पत्नी भी भरण पोषण का दावा करने का अधिकार रखती है यदि वह अन्यथा हकदार है। नई संहिता के अधीन विवाह विच्छेद का भरण पोषण के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इसको देखो, पति पत्नी है, आपस में इनका विवाह विच्छेद हो गया है। विवाह विच्छेद यानी तलाक हो गया है, डाइवोर्स हो गया है आपस में। और इस पत्नी ने, भाई पत्नी ही रहेगी, पत्नी ने कहीं दूसरी जगह शादी नहीं की है, शादी नहीं करी, तो ये पत्नी अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने की क्या है, हकदार नहीं है, तब तक इसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती। ठीक है भाई। आगे चलते हैं। तलाक ये नहीं कहता है कि हम भरण पोषण नहीं देंगे। तलाक भरण पोषण की रोकथाम नहीं कर सकता है। डाइवोर्स हो गया कोई बात नहीं है, लेकिन भरण पोषण आप तब भी अपनी पत्नी का दोगे, तलाक हो जाने के बाद भी। ठीक है भाई। आगे चलते हैं। रोहतास सिंह बनाम श्रीमती राजेंद्री 21 है। जैसा कि मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताता हूं, हम अपने पेपर में अच्छे नंबर तभी ला सकते हैं जब हमारी राइटिंग अच्छी हो, डेफिनेशन अच्छी हो, ब्लैक एंड ब्लू पेन का इस्तेमाल किया हो और हमने केस की मात्रा अच्छे से लिखी हो और डेफिनेशन दी हो।
तो यहां पर एक केस है, केस आपको करने हैं। रोहतास सिंह बनाम श्रीमती राजेंद्री। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया है कि तलाक के बाद भी भरण पोषण के प्रयोजनार्थ स्त्री पत्नी की हैसियत ही रखती है। तलाक बेशक हो जाए लेकिन वो रहेगी उसकी पत्नी ही, चाहे तलाक पत्नी द्वारा या उसकी गलती अथवा दोष पर ही क्यों ना हो, चाहे पत्नी की ही गलती क्यों ना हो, पत्नी का ही दोष क्यों ना हो, चाहे आपसी मंजूरी के द्वारा क्यों ना हो, अगर पत्नी भरण पोषण मांगती है तो भरण पोषण देना पड़ेगा, चाहे पत्नी की गलती हो या दोष हो, या आपस में पति पत्नी ने रजामंदी से तलाक लिया हो और पत्नी मांग करती हो किसकी, भरण पोषण की, तो पति को भरण पोषण देना होगा, तलाक उसमें बाधा नहीं बन सकता है। पति ऐसी पत्नी का भरण पोषण करने के लिए उत्तरदायी है। आगे चलते हैं। सेक्शन 125 यानी धारा 125। अब हमें 125 की जगह क्या करना है, 144, जैसा कि आपको बता दिया है। धारा 144 के प्रयोजनार्थ पत्नी में ऐसी स्त्री भी सम्मिलित है, कौन सी, जिसने विवाह विच्छेद कर लिया हो। विवाह विच्छेद यानी जिसने तलाक ले लिया हो। पत्नी किसे बोल सकते हैं, जिसने तलाक दे दिया, जिसे तलाक दे दिया गया हो, या तो पत्नी ने खुद ले लिया या पत्नी को किसी ने दे दिया, या जिसने पुनः विवाह नहीं किया हो। 3 कंडीशन हो गई, स्वयं पत्नी ने लिया, पति ने दिया, तलाक के बाद विवाह नहीं किया। और तब तक ये कहीं अन्य जगह विवाह नहीं करती, तब तक ये भरण पोषण लेती रहेगी। अगर इसने आजीवन शादी नहीं की तो ये आजीवन भरण पोषण लेती रहेगी। ठीक है। भरण पोषण 2 प्रकार से होता है। एक तो प्रत्येक माह है भत्ता बन जाता है कि आप इतने पैसे दोगे, जैसे 1000 रुपए प्रति माह है। वैसे 1000 बहुत कम होते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर कि 1000 रुपये आप प्रति माह दोगे। या न्यायाधीश ने या किसी समझौते में यह हुआ कि आप एक मुश्त 1 लाख रुपए इसे दे दोगे। ठीक है, तो ये हो गया भत्ता प्रति माह है, ये हो गया एक मुश्त। तो ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं भरण पोषण, या तो प्रति माह दे या एक साथ इकट्ठा दे। ये एग्जाम्पल के तौर पर था, पैसे तो बहुत ज्यादा लिए और दिए जाते हैं। आगे चलते हैं। विवाह कर लिया हो, वो विवाह विच्छेद कर लिया हो या तलाक दे दिया गया हो, पुनः विवाह नहीं किया हो। ठीक है, आगे चलते हैं। समीमा फारूकी बनाम शाहिद खान केस नंबर 2 है के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है, भरण पोषण पत्नी का एक आयंतिक अधिकार है। पति अपनी आय नहीं होने, बेरोजगार होने अथवा व्यापार ठीक नहीं चलने का बहाना नहीं बना सकता यदि वह स्वस्थ एवं काम करने योग्य है। तो यहां पर बोला है किस केस में, समीमा फारूकी बनाम शाहिद खान में बोला है, अगर पति सही सलामत है और काम करने के योग्य है तो वह ये इस प्रकार से बहाना नहीं बना सकता कि मेरा काम नहीं चल रहा या व्यापार ठीक नहीं चल रहा है या आय के स्रोत जो है बहुत कम है, इस प्रकार के बहाने नहीं बनाएगा। उसे भरण पोषण देना ही होगा। कब, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है और वो क्या है, बहाना बना रहा है। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है मुस्लिम तलाकशुदा स्त्री, धारा 125 बीएनएसएस के द्वारा 144, ठीक है, के अंतर्गत भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकती है। नंबर 3, भरण पोषण का निस्तारण यथाशीघ्र किया जाना चाहिए, यानी जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट है सेवानिवृत्ति भरण पोषण की राशि को कम करने का आधार नहीं हो सकती। सेवानिवृत्ति यानी
कोई सरकारी अधिकार आदमी है या कोई किसी जॉब में था और जॉब उसकी छूट जाती है, नौकरी से रिटायर हो जाता है और उसकी जो भत्ता वेतन है वो आना बंद हो जाता है, ठीक है, या कम हो जाता है, तो इसका ये बहाना नहीं बना सकता है कि मैं रिटायर हो गया हूं, अब मेरी इनकम कम हो गई है या भत्ता वेतन जो है मेरा बहुत कम हो गया है। इसका कोई बहाना नहीं बना सकता है। भरण पोषण की राशि का निर्धारण साक्ष्य के आधार पर किया जाना चाहिए। लेकिन यहां पर एक क्या बात बोली है, जो भरण पोषण का हम निश्चय करते हैं कि कितना भरण पोषण पत्नी को दिया जाएगा, वो डिपेंड करता है पति की आय के ऊपर। जितनी पति की आय होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पत्नी को भरण पोषण कितना दिया जाना है। तो उसकी पति की आय के साक्ष्य जो पेश किए जाएंगे और उसके आधार पर ही भरण पोषण तय होगा। शब्द पत्नी से अभिप्राय विदिता पत्नी से है। यदि कोई स्त्री किसी ऐसे पुरुष से विवाह करती है जिसने हिंदू रीति रिवाज से पहले ही विवाह कर रखा है और वह पहली पत्नी जीवित है, तो दूसरा विवाह पूर्ण रूप से अकृत यानी शून्य है एवं दूसरी पत्नी भरण पोषण के लिए दावा नहीं कर सकती है। इसको समझते हैं। ए और बी, ये पति है और ये पत्नी है, ठीक है। इनों का पहले से ही विवाह है, लेकिन ए किसी तीसरी महिला से सी से विवाह कर लेता है, ठीक है। लेकिन ए और बी पहले से ही रीति रिवाज से पति पत्नी है और एक साथ रह रहे हैं। उसके बावजूद भी ए ने सी से विवाह कर लिया और ये जो सी है ये जानती है कि ए की पहले से एक पत्नी है। कौन जानती है? सी। विभिन्न परिस्थितियों में जब इनका आपस में मनमुटाव हो या एक दूसरे से अलग रहना चाहें, तो ये जो सी पत्नी है ये भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती, ठीक है। ये नहीं कर सकती, भरण पोषण प्राप्त नहीं कर सकती और ना ही मांग कर सकती है। आगे चलते हैं। ना तो मांग कर सकती और ना इसका अधिकार है। विपत्ति में पड़े पिता का अधिकार। अब पत्नी की बात चल रही थी, अब थोड़ा पिता के ऊपर बात करते हैं। यद्यपि धारा 125 BNSS की धारा 144 के प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य, देखो मैं एक साथ बोलता जाता हूं, 125 के साथ साथ जो हमारी न्यू धारा है 144, ठीक है, BNSS के प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य विपत्ति में पड़ी पत्नी एवं बच्चों के लिए भरण पोषण की व्यवस्था। दोबारा देखते हैं। यद्यपि धारा 125 के प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य विपत्ति में पड़ी पत्नी या बच्चों के लिए भरण पोषण की व्यवस्था करना है। यहां पे करता है, यहां पे कन्या कर लेना है ना, करना है। लेकिन साथ ही साथ यह विपत्ति में पड़े पिता के लिए भी भरण पोषण की व्यवस्था करती है। यह संविधान अनुच्छेद यानी आर्टिकल 15(3) एवं 39 के अनुकूल है। देखो हम पत्नी और बच्चों का तो भरण पोषण करते ही हैं, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन यहां पर पिता के लिए भी बोला है, अगर पिता विपत्ति में है तो हमारा अधिकार है आर्टिकल 15 के द्वारा और 39 के द्वारा हम अपने पिता का भी भरण पोषण करें। आगे चलते हैं। जिन बच्चों के पास PDF हैं हमारे, वो अपने पेज को खोल कर बैठें, जहां पर मिस्टेक है उनको सही कर लें और जैसे जैसे मैं पढ़ता जाता हूं आप उसी के अनुसार पढ़ते जाना और देखते जाना, आपको यह कहानी की तरह चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। आपके पास PDF रहते हैं तो आपको अच्छे समझ में आती हैं चीजें, क्योंकि आपके पास PDF होते हैं, आप उन्हें देख सकते हो, रिवीजन कर सकते हो जल्दी से।
लिखने की समस्या आपकी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए पीडीएफ आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके वो हमसे परचेज खरीद सकता है। ठीक है, और एक बात याद रखना, जो हमने बताया है स्टार्टिंग में, रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस, व्हाट्सएप पे जाकर उसे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे चलते हैं। माता का अधिकार। नंबर 1, माता अपने पुत्र से भरण पोषण का दावा कर सकती है चाहे उसका पति जीवित क्यों ना हो। पति जीवित है फिर भी मां अपने बच्चे से भरण पोषण की मांग कर सकती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, संतानहीन सौतेली मां जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है तथा अलग रहती है, अपने सौतेले पुत्र से भरण पोषण पाने की हकदार है। जैसा कि मैंने एक एग्जाम्पल के जरिए से बताया था, ए ने 2 विवाह किए बी और सी से, एक को सौतेली बोलते हैं। ठीक है, संतान। तो जो सौतेली संतान है, अब ये जो मां है, ये जो है इसकी कोई संतान नहीं है, तो एक संतान को क्या बोलेंगे? सौतेली संतान। जो बी से उत्पन्न है, सी उसे सौतेली संतान बोलेगी और सौतेली संतान से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी है, बशर्ते कि इसके पिता ने अपनी दूसरी पत्नी से रीति रिवाज के साथ ब्याह किया हो और दोनों को आपस में पता हो। रीति रिवाज से अभी हमने पढ़ा था कि ए और बी पति पत्नी थे, और लेकिन ए ने दूसरी पत्नी से विवाह कर लिया। ठीक है, तो ये अपने पति से भरण पोषण की अधिकारिणी नहीं है, पति से नहीं कर सकती, और इसने जो विवाह किया है वो रीति रिवाज के द्वारा नहीं किया है। ठीक है, पहली तो ये समस्या है। दूसरा, अपने पति से नहीं मांगेगी, ये मांग सकती है तो किससे? अपनी सौतेली संतान से। और कौन सी परिस्थिति में? जब इसने रीति रिवाज से विवाह किया हो और बी को पता हो, बी पत्नी को पता हो कि ए सी से विवाह कर रहा है। तब आगे चलते हैं। और बहुत सी चीजें हैं, वो केस के ऊपर डिपेंड करती हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला है। निर्णय साक्ष्य और सबूत और परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। इसमें एक एग्जाम्पल है, दीन बंधु बनाम श्रीमती बिरजोबाई 2015 का केस है। जैसा कि मैं आपको प्रत्येक बार बताता हूं और फिर कह रहा हूं, केसों को अच्छे से याद कर लेना। और याद करने का तरीका क्या है? जैसे केस मैंने जैसे जैसे एक्सप्लेनेशन आता है उसके अनुसार मैं केस डाल देता हूं। आपको क्या करना है, एक छोटे से पेज पे इन केसों को एक जगह लिख लेना। जैसे भरण पोषण वाले जैसे 3 या 4 केस हैं, तो उनको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके 1 2 3 4 ऐसे भरण पोषण का केस 1 2 3 4 ऐसे कर लेना। एक पेज बना लेना 2 पेज का, उसमें सभी क्वेश्चनों के ऐसे ही लिख लेना, तो ये तुम्हें याद हो जाएंगे। और एक ऊपर ऐसे सेक्शन डाल देना 125 144। जब पेपर देने जाओ तो आप उस पेज को निकालो, अच्छे भरण पोषण 125 और बीएनएसएस 144 के द्वारा है। इसमें ये केस हैं 1 2 3 4 ये केस हैं, और इसमें ये हेडिंग है जैसे प्रक्रिया, परिवर्तन, और इसमें भत्ते, ऐसे करके हेडिंग अपना। चलो भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये ऐसे करके आप अपना तैयारी कर सकते हो। आगे चलते हैं। शारीरिक व मानसिक अयोग्य वयस्क पुत्रों का भरण पोषण पिता करेगा। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, अगर कोई शारीरिक और मानसिक रूप से कोई पुत्र, वो जारज हो या औरस हो, विकलांग है मानसिक या शारीरिक रूप से, तो उसका भी भरण पोषण पिता करेगा। नवजात शिशु का भरण पोषण पिता करेगा। अवैध बच्चों का भरण पोषण पिता करेगा। जो दोगली संतान है, नाजायज संतान है, उनका भरण पोषण पिता करेगा। अविवाहित व वयस्क पुत्री का भरण पोषण पिता करेगा। एक तो अविवाहित है और वयस्क पुत्री है जिसका विवाह हो गया है, लेकिन वह भरण पोषण करने में असमर्थ है किसी कारण से, वह उसका भी भरण पोषण करेगा। आगे चलते हैं।
मजिस्ट्रेट कब भरण पोषण का आदेश दे सकेगा? भाई भरण पोषण का आदेश मजिस्ट्रेट कब देता है उसे देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति भरण पोषण की अवहेलना करता है या भरण पोषण करने से इनकार करता है, यानी कोई जिसको अधिकार है, जिसका मानवता और सामाजिक रूप से यह अधिकार है कि वह भरण पोषण करे, और वही व्यक्ति इनकार करे या मना कर दे अपने पति, माता पिता, बच्चों का भरण पोषण करने से, तब मजिस्ट्रेट क्या करेगा? प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ऐसे तथ्यों से आश्वस्त हो जाता है, आश्वस्त यानी कि उसे पूर्णतः सत्य लगने लगता है किसी सबूतों या गवाहों के द्वारा, तो ऐसे व्यक्ति को अपने माता पिता, पत्नी या बच्चों का भरण पोषण करने का आदेश दे सकेगा एवं भरण पोषण करने के लिए उपयुक्त राशि निर्धारित कर सकेगा। और वह राशि क्या होगी? उसकी आय को देखते हुए। ठीक है, जब किसी मजिस्ट्रेट को यह दिखाई दे कि कोई पिता अपने बच्चे, माता पिता या पत्नी का भरण पोषण नहीं कर रहा है और यह उसका अधिकार है और वह स्वस्थ है, एकदम बढ़िया है, काम करने योग्य है, तब निर्धारित एक आय देखने के बाद कि भाई इसकी जो निर्धारित आय है उसे देखने के बाद निर्धारित भरण पोषण उससे लगवाएगा। किसके लिए? बच्चे, माता पिता और पत्नी के लिए। ठीक है, पहले तो उसकी निर्धारित आय देखेगा साक्ष्य के द्वारा। भाई ये तो नहीं है कि अपनी मर्जी से बोल देगा। किसी की इनकम 10,000 रुपये है और उस पर भरण पोषण ही उस पर 8,000 का लगा दिया जाए तो वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा? तो पहले उसकी निर्धारित आय देखेगा और निर्धारित आय देखने के बाद निर्धारित भरण पोषण राशि देने का उस पर आदेश देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी का भरण पोषण करने के लिए तभी बाध्य होगा जबकि उससे उसका विधिता विवाह संपन्न हो। जैसा कि मैंने बोला है, यहां पर एग्जाम्पल बताया था, ए ने बी से शादी करी रीति रिवाज से, लेकिन ए ने सी से शादी करी बिना रीति रिवाज से, तो ये जो सी है ये भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती है। ठीक है, अब एक बात और बताता हूं। ए है, एक आदमी है, और ये क्या है? इसने कहीं शादी नहीं की है, ये कुंवारा है, और इसने बी नाम की लड़की से वैसे ही एक टम्परेली रहना सहना कर लिया है। टम्परेली यानी कि ना तो इसने मंदिर में शादी करी, ना कोई निकाह पढ़ा, ना कोई कोर्ट मैरिज करी है, बस इन्होंने क्या करा, आए दोनों और एक साथ रहने लगे और विवाह जीवन जीने लगे विवाहितों की तरह। अगर इनके बीच में किसी प्रकार से झगड़ा हो जाता है तो ये जो बी है अपने पति से भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती है। ठीक है, लेकिन भरण पोषण का दावा कौन कर सकता है? एक बात देखिए, इसके द्वारा उत्पन्न संतान, वो भरण पोषण का दावा कर सकती है क्योंकि वो नाजायज संतान है। ठीक है, आगे चलते हैं। भरण पोषण की राशि कब देय होगी? धारा 125 के अनुसार, यानी बीएनएसएस की धारा 144, याद रखना भाई, है ना। भरण पोषण की राशि या तो आदेश के दिनांक से या आवेदन के दिनांक से देय होगी। आदेश यानी जिस दिन मजिस्ट्रेट आदेश दे उस दिन से, जिस दिन से मजिस्ट्रेट आदेश दे उस दिन से, या जिस दिन से आवेदन किया गया है। आगे चलते हैं। केस नंबर 4 है श्रीमती सुनीता आर बनमाली बनाम राजेंद्र गणपतराव बनमाली। ठीक है, इसमें बंबई उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भरण पोषण की राशि का देना आवेदन की तारीख से किया जाना एक सामान्य नियम है। तो यहां पर क्या बोला है कि जो भरण पोषण का जो दिया जाना है, हम एक तो होता है मजिस्ट्रेट के आदेश के दिन से, एक होता है आवेदन से। तो इस वाले केस में सुनीता आर बनमाली बनाम राजेंद्र गणपतराव बनमाली में बोला था, किसने? बंबई उच्च न्यायालय ने, कि आवेदन की तारीख से
किया जाना सामान्य नियम है कि जिस दिन आवेदन किया जाए उस दिन से उसका भरण पोषण दिया जाना चाहिए, उस पर लगाया जाना चाहिए। भरण पोषण चाहे आवेदन की तारीख से दिलाया जाए या आदेश से, न्यायालय द्वारा उसके कारण लेखबद्ध किए जाने चाहिए। अब एक चीज और बोली है यहां पर, चाहे भरण पोषण आदेश के समय से हो या आवेदन के समय से, उसके कारणों का उचित रूप से वर्णन किया जाना चाहिए। किन कारणों से भरण पोषण दिया जा रहा है, उन कारणों का उचित रूप से वर्णन होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई उठ के आया और उसने भरण पोषण की मांग करी और भरण पोषण दे दिया। ये भी पूरे साक्ष्य देखते हैं मजिस्ट्रेट, उसके बाद ही जांच पड़ताल करने के बाद ही भरण पोषण लगाते हैं। ये नहीं है कि आए अब भरण पोषण की मांग करें और मिल जाए, पूरे साक्ष्य और सबूत देखने के बाद लगाते हैं। भरण पोषण के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर प्रक्रिया, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन नहीं करता है, कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता है, उसके ऊपर भरण पोषण का एक आदेश है कि भाई आप भरण पोषण दोगे, आपका वो माता हो, पिता हो, बच्चे हो, पत्नी हो, कोई भी हो, और आदेश आ गया है न्यायालय की तरफ से या मजिस्ट्रेट की तरफ से, तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हो तो क्या होता है, आगे का प्रक्रिया उसे देखते हैं। सेक्शन 125(3) के द्वारा, ये सीआरपीसी के द्वारा है, और हम बीएनएसएस के द्वारा देखेंगे तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 144(3) के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि कोई मजिस्ट्रेट के ऐसे आदेश को बिना युक्तियुक्त कारण के पालन करने में चूक करता है, यानी कि उस व्यक्ति के पास कोई ऐसा उचित कारण नहीं है, कोई ऐसी समस्या नहीं है जो उसे मजिस्ट्रेट के सामने जाकर रख सके या बता सके, तो मजिस्ट्रेट एक वारंट जारी कर सकेगा एवं उसे 1 माह तक के लिए, एवं यदि वह इससे पूर्व भरण पोषण की राशि का भुगतान ना दे, यहां पर ना का की जगह आप ना कर लेना, ठीक है। यहां पे एक मिस्टेक है, का की जगह ना दे तो भुगतान की राशि तक के लिए कारावास से दंडित कर सकेगा, ठीक है। या तो मजिस्ट्रेट का आदेश आने के बाद भरण पोषण ना देने का कारण आदमी बताए कि सर मैं इस कारण से, ये एक उचित कारण था मेरा, इस वजह से मैं भरण पोषण नहीं कर पाया हूं, और वो क्षमा याचिका लगाए कि मैं अब के जो समय आएगा मैं उसका भरण पोषण कर दूंगा, अपनी समस्या वहां पर बताए। अगर वो अपनी समस्या नहीं बता रहा है, कारण नहीं बता रहा है, तो मजिस्ट्रेट एक नोटिस देगा और उस नोटिस के जरिए उससे कहेगा कि अगर 30 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर अगर आपने भरण पोषण नहीं दिया तो आपको दंडित किया जाएगा। और उस 1 महीने के नोटिस में आने के पश्चात भी अपना उनका भरण पोषण नहीं देता है, कोई भी पक्ष हो सकता है, माता हो, पिता हो, बच्चे हो या पत्नी हो, और उनका भरण पोषण नहीं देता है, तो उसे कारावास यानी जेल से दंडित कर देगा कौन, मजिस्ट्रेट। ये था आपका भरण पोषण का क्वेश्चन, जो था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। और लास्ट में फिर बता दूं, 125 की जगह 144, और जो अन्य सेक्शन है वो आप यहां पर देख लेना। 125 की जगह 144 बीएनएसएस, सीआरपीसी 126 की जगह 145, 127 की जगह 146, 128 की जगह 147, ठीक है। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कहीं पर कोई छोटी मोटी त्रुटि रह जाए तो आप या तो कमेंट करना हमें, कहां पर, चैनल पर, जब आप वीडियो देखो, और हम उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। आगे काफी वीडियो है वहां पे एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे कि आपकी चीजें क्लियर हो जाएं। और एक बार और बता दूं, ये जो रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से मैंने व्हाट्सएप पे जो चैनल बनाया है उसे सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना, जिससे कि आपको न्यू अपडेट और नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।